Hello students. So today we are going to discuss about the French Revolution, which is our first topic in CBSE history for class 9. So let's start the topic. There's a very important as the chapter starts, there is a very important date and event mentioned on the very first paragraph of our textbook. So what is this date and what is the event and why is it important for us? So the date actually is 14th of July 1789 and the place is Paris. Something happened on 14th of July 1789 in Paris which changed the entire French society and French government, which had a long-term impact on the French society and economy polity. So what was this event? And moreover, this event is also was also the beginning of the French Revolution. So let's read more about the event. So on 14th of July 1789 in Paris, around 7,000 people, both men and women, assembled. They gathered for war. 14 जुलाई 1789 पेरिस में तकरीबन 7,000 लोग, men, women, both, वो सब इकट्ठा हुए किसके लिए? लड़ाई के लिए. एंड दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द किंग. वो किंग से लड़ना चाहते थे. उस समय का जो मोनार्क था, द देन रूलर ऑफ फ्रांस, they wanted to fight against him. They were ready with weapons. They entered Bastille. Bastille was actually the prison, the jail, the royal, you can say the royal prison, because it was also hated by the common people, because this jail, this Bastille, it showed power of the king. ये सारे जितने 7,000 पीपल थे, ये इकट्ठा हुए विद वेपन्स, उनके हाथों में हथियार थे. एंड उन्होंने क्या किया? हथियारों के साथ उन्होंने प्रिजन का, जो कि बेस्टिल नाम से जाना जाता था, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया. उन्होंने कमांडर को मार दिया. एंड देन जितने भी प्रिजनर्स थे उन्हें आज़ाद कर दिया. एंड लास्टली दे डेमोलिश द प्रिजन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. सो दिस वॉज द इवेंट. तो ये जो कॉमन पीपल थे, ये जो 7,000 लोग थे तकरीबन, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, उन्हें अपने ही राजा के अगेंस्ट विद्रोह करना पड़ा. एंड हेयर बिफोर प्रोसीडिंग लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द वर्ड रेवोल्यूशन. बिगनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है? रेवोल्यूशन एक तरह का होता है पॉलिटिकल चेंज बाय लॉट्स ऑफ पीपल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो यहाँ 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल चेंज, सेकेंड इज़ बाय लॉट्स ऑफ पीपल, एंड थर्ड इज़ इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बहुत ही कम समय में जो बहुत सारे लोग पॉलिटिकल चेंज चाहते हैं एंड पॉलिटिकल चेंज करते हैं, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस. हिस्ट्री ऑफ फ्रांस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं. द किंग एट दैट टाइम वॉज लुइस 16. सो लुइस 16 ही बिलोंग टू द बॉर्बन फैमिली. ये उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन है. एंड ही बिकेम किंग इन 1774. इन द ईयर 1774 वो किंग बने थे. And at the age of 16 he got married to Maria. Maria was the Austrian princess. 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी मरिया के साथ. Maria was the Austrian princess. ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस थी वो. So जब लुई 16 राजा बने, तब उन्होंने क्या पाया कि जो शाही खजाना था, the royal treasure was empty. वो बिल्कुल खाली था, वो पूरी तरह से खाली था. क्यों? ऐसा क्यों हुआ था? पहली, लेट्स सी अ फ्यू रीजंस. These 5 points, these are little important for you all, because ये जो लुई 16 ने जो प्रॉब्लम फेस किया था कि ट्रेजर एम्प्टी था,
जब वो राजा बने थे। तो उसके क्या रीजंस थे? द वेरी फर्स्ट वन वाज वॉर। फ्रांस उस वक्त क्या था, फ्रांस वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इनटू वॉर्स। ज़्यादातर समय फ्रांस का वॉर में ही होता था, कभी इस कंट्री के साथ लड़ाई होती है, कभी उस कंट्री के साथ। एंड दिस वॉर दे एंडेड फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक चलते थे। इट वॉज नॉट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बट it used to take number of days, weeks, months or sometimes years. So ऐसा हमेशा होता है कि किसी भी लड़ाई में पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? आर्म्स एंड एम्यूनिशन वहाँ सप्लाई करने के लिए, सोल्जर्स की मेंटेनेंस के लिए, उनको फूड सप्लाई करने के लिए। तो फ्रांस का बहुत सारा पैसा इसमें जाता था। सेकंड, एट वर्सेलिस में एक पैलेस था, उसके मेंटेनेंस में भी बहुत पैसा खर्च होता था। इट वॉज अ रॉयल पैलेस एंड इट हैड न्यूमरस वेरी लाइक बहुत ही कीमती चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, तो उनके मेंटेनेंस में बहुत पैसा खर्च होता था। द थर्ड वन इज़ दैट फ्रांस हेल्प 13 of American colonies to gain independence from Britain. फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए। दैट मीन्स फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ भी फाइट की थी इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ादी दिलाने के लिए। और इस वॉर की वजह से, ब्रिटेन के साथ जो फ्रांस को ये लड़ाई लड़नी पड़ी थी, उसके वजह से जो उसका ऑलरेडी जो डेप्थ में था कर्ज फ्रांस का और ज़्यादा बढ़ गया एंड इट इंक्रीज टू 2 बिलियन लिवरेज। लिवरेज वॉज एक्चुअली द करेंसी ऑफ फ्रांस। लिवरेज फ्रांस की करेंसी है। स्टूडेंट्स, यू विल सी दैट देयर आर फ्यू वर्ड्स विच आर मार्क्ड इन रेड. These are few important words for your this chapter. So और वीडियो देखते वक्त, ये एक्सप्लेनेशन सुनते वक्त भी आप इन पॉइंट्स को, इन वर्ड्स को केयरफुली देखिए, उनके मीनिंग्स भी आप केयरफुली लर्न कीजिए. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड आप जब भी फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे देन यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. द फोर्थ वन इज, जो इतने सारे कर्ज थे फ्रांस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं से लिए गए थे obviously, right? So these lenders, what they did, they started taking 10% interest. They increased the interest rate on these loans. जो भी loans थे उस पर interest rate बढ़ा दिया गया and 10% interest वो लेने लग गए. तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन का बहुत सारा पैसा तो इंटरेस्ट देने में ही चला जाता था. आई एम सॉरी, फ्रांस का बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट देने में ही चला जाता था. सो ये डेप्थ जो है वो और ज़्यादा बढ़ता गया. नेक्स्ट, टू मीट रेगुलर अदर एक्सपेंसेस. रेगुलर अदर एक्सपेंसेस जैसे कि इन द कंट्री इटसेल्फ बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी कंट्री को पे करना था. जैसे कि कोर्ट रन करना हो, पोस्ट ऑफिसेस चलाने हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स चलाने हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट ही पे करती है. देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी सैलरी भी गवर्नमेंट ही पे करती है. सो ये सारे एक्सपेंसेस भी फ्रांस को, अपने ऑफिशियल्स को और अपने दिस branches or these parts or this offices, इन सब के लिए भी फ्रांस को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था. So what was the result? The result was that France was forced to increase taxes. The government was forced to increase taxes. अब इस टैक्सेस का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन किसके ऊपर होता? ऑब्वियसली द पीपल हु वे पेइंग टैक्सेस. सो अब हम ये देखते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी उस वक्त, कि कौन एक्चुअल में टैक्स पेयर्स थे. सो द फ्रांस सोसाइटी एट दैट टाइम कंप्राइज्ड ऑफ 3 parts or 3 main important, like it was categorized into 3 parts. The first one was and they were known as estates. The first estate, second estate and the third estate. The first estate जो थे, these were those people who work in church. जो चर्च में वर्क करते थे उन्हें वो फर्स्ट स्टेट की कैटेगरी में आते थे. सेकेंड स्टेट की कैटेगरी में आते थे
kings, ministers, and other government officials. And lastly, the third estate. Third estate comprised of the common people, other people, जैसे businessmen, merchants, farmers, servants, etc. और भी मतलब जितने भी लोअर कैटेगरी के पर्सन्स थे और जितने भी बचे हुए लोग थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा, वो सारे ही थर्ड स्टेट में आते थे. नाउ let's see how these things were, how everything was divided between all these three states and how they contributed to the society. So first and second state जो थे उनके पास in possession they were the owner of about 60% of land. Third state में farmers थे हमारे, but farmers they comprised of they were about 90% थर्ड स्टेट में फार्मर्स ही थे, लेकिन उनके पास लैंड ओनरशिप बहुत ही कम थी, बहुत ही मिनिमल, बहुत ही रेयर थी. ऑन द अदर हैंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के पास 60% लैंड की ओनरशिप थी. दैट मीन्स दीज फार्मर्स एंड सर्वेंट्स दे यूज टू वर्क ऑन देयर लैंड. ये थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों के लैंड पे वर्क करते थे. फाइन, लेट्स सी द सेकंड वन. द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पर्सन्स दे वे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. एंड ऑन द अदर हैंड इन्हें तो उल्टा थर्ड स्टेट की तरफ से टैक्स मिलता भी था. हाउ? we will read about it. And whereas third state जो है, third state हमारे businessmen, merchants, farmers and other common people, they used to pay a number of taxes like tithes and taille. Tithes and taille क्या है? Tithes is actually a tax that is levied by the church. ये church, that means the first state, इसने लेवी करके रखा हुआ था थर्ड स्टेट को. थर्ड स्टेट 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो फर्स्ट स्टेट को देता था इन द फॉर्म ऑफ अ टैक्स दैट इज नोन एज टिथेस. नेक्स्ट इज द टैली. टैली इज द टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. सो थर्ड स्टेट जो है वो टैले पे करता था डायरेक्टली टू द स्टेट एंड टिथेस पे करता था डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्टेट पर्सन्स. सो दीज वर द टू मोर इम्पोर्टेंट टैक्सेस अपार्ट फ्रॉम अदर टैक्सेस which third state had to pay. Now, what were the rising issues? What were the problems? If we see the data, population of France in 1715 was 23 million. That means 2.3 crores, and it rose to 28 million in the year 1789. That means an increase of 5 million. अब इन 5 million population के लिए फूड ग्रेन की भी ज़रूरत है. सो बट what happened? लैंड उतना ही है, फार्मर्स हमारे पास उतना ही है, एंड द फूड ग्रेन कैन समहाउ could not keep pace with this growing population. फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो इसे इक्वेट नहीं कर पाया, ग्रोइंग पॉपुलेशन के नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाया. What happened as a result of this? Obviously food grains की प्राइस इंक्रीज हो गई because demand was much high and supply was less. So फूड ग्रेन की प्राइस इंक्रीज हो गई लेकिन वेजेस इंक्रीज नहीं हुए. एंड उसके अलावा क्या हुआ कि सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ गई. कब? जब ड्रॉट आया या फिर जब हेल स्टॉर्म की वजह से फसल बर्बाद हो गई, फूड ग्रेन जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाया. उस वक्त सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई एंड दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस. सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. सब्सिस्टेंस मीन्स जहाँ पे हम एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फाइट करते हैं, सर्वाइवल एक्चुअली. एंड क्राइसिस व्हेन यू डोंट हैव दिस, व्हेन यू डोंट like fulfill the basic needs,
सो सब्सिस्टेंस क्राइसिस इज़ एक्चुअली अ वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, एक बहुत ही बुरा सिचुएशन है जब आपको आपके सर्वाइवल के लिए बेसिक मीन्स, बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं हो पाती है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज़ लोगों के अंदर ये सब अब इतनी सिचुएशन हो गई, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि लोग जो है वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड विद द लाइक विद द वे दे वे ऑप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट. टैक्सेस भी उन्हीं को पे करने हैं एंड देन वेजेस उनके इंक्रीज़ नहीं हुए, फूड गेन बहुत लो था जिसकी वजह से प्राइसेस, फूड के प्राइसेस बढ़ गए. These were the important causes. Now, लेकिन अब एक चीज़ थी कि there were few people कि जिनके वजह से ये बात जो है वो आग की तरह फैली. किसने इस आग को, वो कहते हैं ना कि किसी चिंगारी को भड़काना आग में. So how it happened? Whose ideologies were there which put an oil in this lamp? So this ideologies were actually led by the philosophers. There were few philosophers जिनकी कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज थी जिन्होंने इस सोसाइटी को भड़काने का काम किया, इस ये जो थिंकिंग थी लोगों की उसको भड़काने का काम किया. सो व्हाट वर दिस आइडियोलॉजीज, दिस फिलोसोफर्स, दे व्हाट दे वांटेड फ्रीडम फॉर ऑल. वो चाहते थे कि हमारे पास एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे सभी के लिए फ्रीडम हो, सभी फ्री हों. एंड सेकेंड थिंग इज दे वांटेड इक्वल रूल्स फॉर एवरीवन. जो भी रूल बने वो सभी के लिए इक्वल बने. एंड हु वेर दिस फिलोसोफर्स? There are few examples like there were three philosophers actually. The first one is John Locke, who in his book entitled Two Treatises of Government, what he did, he discouraged monarchy. उन्होंने जॉन लॉकी जो थे उन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने एक बुक लिखी एंड उसमें उन्होंने ये चीज़ उन्होंने मोनार्की को डिस्करेज किया. उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया. उनका ये कहना था कि आई डोंट सपोर्ट मोनार्की एंड इट शुड बी एबोलिश्ड. Second philosopher is Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा कि गवर्नमेंट शुड अबाइड बाय इट्स रूल्स एंड these rules should be in favor of its people. That means government should listen to its people. गवर्नमेंट को अपने लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए, उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क करना चाहिए. एंड द थर्ड फिलोसोफर वॉज Montesquieu. Montesquieu, he wrote the book The Spirit of the Laws. Montesquieu ने लिखा था एक book The Spirit of the Laws, and what he advocated that power should be divided between the branches of the government. Powers जो है वो government के branches में divide होना चाहिए. And what are these branches of the government? These are actually executive, legislature and judiciary. सो पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में इक्वली डिवाइड होना चाहिए. एंड दीज आइडियोलॉजीज अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये आइडियोलॉजीज जो थी वो हर जगह डिस्कस होती थी एक आग की तरह. एक चिंगारी पहले ही निकल चुकी थी इन द फॉर्म ऑफ they were like little heat inside the people. They were little angry with the rules of the government because they were oppressed. The common people, they were oppressed. The third estate, they were oppressed. तो ये जो चिंगारी थी उसे इन आइडियोलॉजीज ने हवा दी. And these ideologies, they were discussed everywhere at a saloon, at a restaurant, everywhere, at each and every place. So what happened? People were much more influenced by these ideologies, which led to the revolt against the government. So how the revolution took place and what were the events after that, how the society transformed, we will discuss about it in our next
video. So take care students, have a nice day ahead.